तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जल परिवहन। जल परिवहन के अंतर्गत बंदरगाह पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बंदरगाह उनके बारे में पूरी स्टडी करेंगे। और उसके बाद ये वाले चैप्टर के बाद अपन पढ़ेंगे वायु परिवहन, फिर पढ़ेंगे सड़क परिवहन और लास्ट में पढ़ेंगे अपन रेल परिवहन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जल परिवहन की बात करें, तो जल परिवहन की अगर हम बात करें तो जल परिवहन के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे तो जल परिवहन के ऊपर जो कंट्रोल रखता है उसका फुल फॉर्म है केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। जैसे आपने पढ़ा होगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सड़क परिवहन पे कंट्रोल करने वाला होता है। ऐसे कैसे इसके लिए होता है IWAI, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको बोलते केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग या अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ऑफ इंडिया। आया समझ में? तो इसका फुल फॉर्म है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1987 में, ये याद रखना है। तो केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1987 में, ये चीज याद रखना है। अब इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में। कहां पर है इसका मुख्यालय? कोलकाता में, ये याद रखना है। सिंपल सा फंडा है कि जिधर वाटर रहेगा, जिसे बंगाल की खाड़ी पास में पड़ती है कोलकाता के, बंदरगाह भी है वहां पर, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखेंगे कि इसका मुख्यालय कोलकाता में। तो केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय वो आपके कोलकाता में। ठीक है, देश के जलमार्गों को दो भागों में बांटा गया है। जलमार्ग कितने भागों में बटे हुए? तो दो भागों में। अब वो कौन कौन से दो भाग है? तो पहला आंतरिक जलमार्ग है और दूसरा है सामुद्रिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग की अगर अपन बात करें तो आंतरिक जलमार्ग ये सड़क परिवहन, आंतरिक जलमार्ग की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं जो परिवहन होता है नदियों के अंदर, नहरों के अंदर, झीलों के अंतर्गत। इनके द्वारा जो परिवहन होता है वो आता है जल परिवहन के अंतर्गत। जल परिवहन में आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत आता है। अब ये जो पहला नेशनल वाटरवे की अगर अपन बात करें तो हल्दिया से इलाहाबाद तक है और इसको शुरुआत की गई थी 22 अक्टूबर 1986 को। ये पहला नेशनल वाटरवे भी है, ये याद रखना है। ठीक है, तो पहला नेशनल वाटरवे 22 अक्टूबर 1986 को शुरू किया गया था और ये कहां से कहां तक है? तो हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक है। क्या याद रखना? आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे आंतरिक जलमार्ग जो होता है वो नदियों के अंदर होता है, नहरों के अंदर होता है और झीलों के अंदर, मतलब एक कंट्री के अंदर जो होता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो पहला नेशनल वाटरवे कौन सा है? तो पहला नेशनल वाटरवे आपको याद रखना है कि जो पहला नेशनल वाटरवे है, पहला नेशनल वाटरवे है वो आपको याद रखना है नेशनल वाटरवे 1 की बात अगर हम करें तो ये कहां से कहां तक है? तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है, ये याद रखना है। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 22 अक्टूबर 1986 को की गई थी। अब आगे अगर अपन बात करें तो दूसरे टाइप का जो जलमार्ग होता है उसको अपन कहते हैं सामुद्रिक जलमार्ग। अब सामुद्रिक जलमार्ग का मतलब क्या होता है? कि समुद्र के अंतर्गत होता है। इस दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो नीचे वाला साउथ वाला इंडिया है उसकी अगर अपन बात करें तो संपूर्ण भारत का प्रायद्वीपीय भारत है। तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण है और उसके बाद में अगर अपन बात करें 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा के अंतर्गत आता है और 13 बड़े बंदरगाह इसके ऊपर है और 185 छोटे मोटे या मझोले टाइप के जो बंदरगाह इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें जैसे आपने इंडिया देखा है तो इंडिया का मैप अगर आप जानते होंगे तो नीचे वाला जो इंडिया है वो ऐसा है। अब अगर ये प्रायद्वीपीय इंडिया इसको बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, तो इधर साइड आपका रहेगा अरब सागर और यहां रहेगा आपकी बंगाल की खाड़ी। तो याद रखना कि जो भी हमारे बंदरगाह है वो या तो अरब सागर साइड रहेंगे या रहेंगे बंगाल की खाड़ी। अगर वो पूर्वी घाट में है तो बंगाल की खाड़ी साइड रहेंगे, अगर वो पश्चिमी घाट में है तो वो अरब सागर की साइड रहेंगे, ये याद रखना है। और इसके ऊपर में तो कोई बंदरगाह है ही नहीं, तो ये चीज याद रखना है। तो इसीलिए यहां दे रखा है प्रायद्वीपीय भारत की अगर अपन बात करें तो यहां दे रखा है तटीय भाग, ये जो दे रखा है यहाँ पर
कि ये जो प्रायद्वीपी दे रखा है, तो प्रायद्वीपी का मतलब होता है जो जगह तीन तरफ से पानी से घिरी हो और एक तरफ जमीन से घिरी हो, उस जगह को अपन कहते हैं प्रायद्वीपी। तो जो नीचे वाला भारत है, साउथ वाला जो इंडिया है, वो कौन सा इंडिया है, तो उसको अपन प्रायद्वीपी भारत कहते हैं। अब प्रायद्वीपी भारत ही जो है वो सारे के सारे समुद्रिक मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या फैक्ट आपको रिपीट करा देता हूं कि मैंने कहा कि अगर हम बात करें जल मार्ग की या जल परिवहन की, तो जल परिवहन के अंतर्गत आते हैं दो प्रकार के मार्ग। पहला आता है आंतरिक जल मार्ग, दूसरा आता है सामुद्रिक जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग की अगर अपन बात करें तो आंतरिक जल मार्ग जो होकर गुजरता है नहरों से, झीलों से और नदियों से। सामुद्रिक जल मार्ग की बात करें तो ये इंडिया के बाहर ही है और ये समुद्र से होकर गुजरता है। तो अब अगर अपन बात करें सबसे पहले कि इसको कंट्रोल कौन करता, तो इसको कंट्रोल करता है केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1987 को। ये चीज आपको ध्यान देना, कब की गई थी, 1987 को। अगला अगर अपन देखें कि इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है, तो इसका जो मुख्यालय वो कोलकाता में। तो याद रखना केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है, तो वो कोलकाता में। तो इसका मुख्यालय कोलकाता में हो जाएगा, ठीक है। अब जलमार्गों को इतने भागों में बांटा गया था, तो दो भागों में, एक तो आंतरिक जलमार्ग बोल सकते हो और दूसरा सामुद्रिक जलमार्ग है। सामुद्रिक नाम से स्पष्ट है, समुद्र के अंतर्गत है, और आंतरिक की बात अगर अपन करें तो जो नहरों से, झीलों से और नदियों से होकर गुजरता है उसको अपन कहते हैं आंतरिक जलमार्ग। अब अगर अपन बात करें कि पहला नेशनल वाटरवे कौन सा है, तो हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक पहला नेशनल वाटरवे, ये याद रखना। इसकी शुरुआत अगर अपन बात करें तो 22 अक्टूबर 1986 को, ये भी ध्यान देना है, पहले नेशनल वाटरवे बन गया था और उसका प्राधिकरण जो बना वो 1987 को बना था। अब अगर अपन बात करें कि भारत में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले अगर बात करें तो 13 तो बड़े बड़े जो है वो बंदरगाह है और 185 जो छोटे मोटे मझोले बंदरगाह इसके अंतर्गत आते हैं। आया समझ में? तो अब अपन चलते हैं दूसरी वाली स्लाइड पर। अब देखो भारत में जो टोटल नेशनल वाटरवे की संख्या लगभग कितनी है, तो 111 जलमार्ग भारत में है। अब अगर अपन देश के सबसे बड़े बंदरगाह की बात करें तो ये मुंबई में। आप वैसे भी याद रख सकते हो कि सबसे बड़ा जो सिटी है भारत का वो कौन है, तो मुंबई है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह भी मुंबई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना आप लोगों को कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। कौन सा? मुंबई। अब अगर बात करें बड़े बंदरगाहों पे कंट्रोल कौन करती है, तो बड़े बंदरगाहों पे कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करती है? केंद्र सरकार। जबकि छोटे बंदरगाह जो होते हैं, छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं। अब समवर्ती सूची का मतलब होता है सूचियां 3 प्रकार की होती। अब सूचियां 3 प्रकार की होती है तो आपको पता होगा कि एक होती है हमारी संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। अब अगर अपन बात करें तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती। अब समवर्ती सूची का मतलब ये कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कंट्रोल करनी चाहिए, पर इस पर जो प्रबंधन करती है वो ज्यादातर कौन करती है? राज्य सरकार है। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य आता है, पूरे के पूरे राज्य के काम आते हैं, और संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार के काम आते हैं। और समवर्ती सूची का मतलब ये आ जाएगा कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिसके लिए काम करती है तो वो समवर्ती के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने कहा कि अगर बड़े बंदरगाह है तो बड़े बंदरगाहों पे कंट्रोल करने का काम रहता है केंद्र सरकार का, और छोटे बंदरगाह है तो उनको कंट्रोल करना चाहिए समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों सरकार, पर करती कौन है, तो ये याद रखना है कि इनको कंट्रोल करती है राज्य सरकार। कौन कंट्रोल करती है? तो राज्य सरकार। ये आपको याद रखना। मैंने क्या कहा आप लोगों से? सबसे पहले याद रखना है भारत में नेशनल वाटरवे की संख्या कितनी है, तो 111 है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई है। ठीक है, उनको कंट्रोल कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है। छोटे बंदरगाह को कंट्रोल कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है। ठीक है, अब देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। ये याद रखना है। नेचुरल की बात अगर करें तो नेचुरल वाला जो बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, वो है विशाखापट्टनम। ठीक है ना, तो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सबसे गहरा बंदरगाह,
सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, ये याद रखना है। उस डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा नेशनल पोर्ट है? तो उसका नाम है आपका विशाखापट्टनम। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे बड़ा अगर पूछे तो मुंबई, सबसे गहरा पूछे या सबसे गहरा के बाद में प्राकृतिक पूछे या सबसे, गुजरात में जो स्थित बंदरगाह है तो गुजरात में स्थित बंदरगाह है कांडला। कांडला से याद रखेंगे ये एक ज्वारी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारी। और ये ओपन ट्रेड वाला है। तो ओपन ट्रेड वाला अगर बंदरगाह आपसे बोलता है तो ओपन ट्रेड वाला जो बंदरगाह हो जाएगा वो आपका रहेगा गुजरात। अब इनको याद कैसे रखेंगे तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपन ने याद रखना है कि 111 नेशनल वाटरवे है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर बात करें तो मुंबई है, क्योंकि सबसे बड़ी सिटी भी मुंबई है। फिर बात करें कि बड़े बंदरगाहों पे कंट्रोल कौन करता है, तो बड़े बंदरगाह पर कंट्रोल करती है आपकी केंद्र सरकार, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि देश का सर्वश्रेष्ठ, तो देश का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। आप याद रख सकते हो कि विशाखा का कोई बंदी है, सबसे नेचुरल बंदी है, ये याद रखो। तो किसी से भी याद रख सकते हैं, वो आंध्र प्रदेश के, तो विशाखा नाम भी होता है, विशाखापट्टनम सिटी भी है, तो आप उसी से याद रख सकते हैं। और ये डॉल्फिन नोच पहाड़, डॉल्फिन नोच नामक चट्टान के पीछे, तो नोच से भी याद रख लो कि विशाखा की नोच बहुत अच्छी है, तो उसी से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये कैसा बंदरगाह है? तो एक गहरा बंदरगाह है, ठीक है। तो वो डीप थॉट वाली बंदी है, वो डीप में सोचती है हर चीज को, तो उसी से आपको याद रखना है कि विशाखा आंध्र प्रदेश की, तो विशाखापट्टनम आपको याद रह जाएगा। और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो गहरा है, क्योंकि वो गहराई तक सोचते, तो उस हिसाब से आपको गहरा याद रखना है। उसके बाद अगर अपन बात करें कौन सी पहाड़, कौन सी चट्टान के पीछे ये बंदरगाह है, तो डॉल्फिन नोच चट्टान आप बोल सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आते गुजरात स्थित कांडला ज्वारी बंदरगाह। तो ज्वारी बंदरगाह है ओपन ट्रेड वाला भी। ओपन ट्रेड से आपको याद रखना कि जो गुजराती होते हैं सब बिजनेसमैन होते हैं, और उसी से याद रख लो, कांड से भी याद रख लो, तो आप उसी से याद रख सकते हो कि कांडला जो है वो कहां पर है? गुजरात में, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो वो कांड कर देते हैं, तो उसी से आपको याद रखना कि कांडला कहां पर है? गुजरात में। बस इतना याद रखना है। उसके बाद अपन चलते हैं अगली वाली स्लाइड पर। अब देखो यहां दे रखा है कि कोलकाता का जो बंदरगाह है वो एक नदी बंदरगाह है। कैसे याद रखेंगे कि कोलकाता का जो बंदरगाह वो नदी बंदरगाह है? तो आपको याद रखना है कि कोलकाता एक हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे। तो ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो नदी पर बना हुआ है। जनरली जो बंदरगाह होते हैं वो समुद्र के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। तो कोलकाता नदी पर बना हुआ बंदरगाह है, तो नदी का नाम है हुगली। तो ये चीजें आपको याद रखनी। अगर देखो मैं फैक्ट रिपीट करा रहा हूं कि अगर सबसे बड़ा बंदरगाह बोलेगा तो आपको मुंबई बताना है, सबसे गहरा पूछेगा तो आपको आपका बताना है विशाखापट्टनम, और उसके बाद में अगर नेचुरल पूछेगा, प्राकृतिक बंदरगाह पूछेगा तो भी आपको बताना है विशाखापट्टनम। अगर चट्टान का नाम पूछेगा कौन सी चट्टान के पीछे, तो उसका नाम है डॉल्फिन नोच चट्टान। ये चीज आपको याद रखना है। अब अगर अपन बात करें कृत्रिम बंदरगाह की, तो ये चेन्नई वाला बंदरगाह है कृत्रिम, ये आपको याद रखना है। तो कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। अब अगर अपन बात करें सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो प्राचीन बंदरगाह भी चेन्नई का है। तो आप ऐसे याद रख लो कि चेन्नई एक कृत्रिम, चेन्नई को बनाया गया है, क्योंकि पहले आप याद रख सकते हो कि चेन्नई का जो पुराना नाम था वो मद्रास था, और वहां के जो लोग हैं बड़े प्राचीन है, पुराने जमाने से उसका नाम भी तो मद्रास है। तो मद्रास पहले का प्राचीन नाम है, और नया नाम क्या है? तो चेन्नई। तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, तो नया नाम बनाया हुआ है वो चेन्नई है, और पुराना नाम क्या उसका? मद्रास है। तो याद रख सकते हो, एक मूवी भी है मद्रास के पे जॉन अब्राहम की, आप उससे भी याद रख सकते हो। तो आप याद रखो कि चेन्नई है कृत्रिम बंदरगाह। और अगर बात करें कि सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे प्राचीन जो बंदरगाह है, तो सबसे प्राचीन बंदरगाह भी आपका चेन्नई है। आया समझ में? ये याद रखना। अब हम आते अगले वाले फैक्ट पर। अगर ये पूछे कि सेतु समुद्रम सीप कनाल जो प्रोजेक्ट है ये किन किन के बीच में है,
तो ये चेन्नई से तूतीकोरन के बीच में चल रहा है। चेन्नई वाला जो बंदरगाह है और तूतीकोरन बंदरगाह जो तमिलनाडु में, दोनों के बीच में इसके बनने से, इस सेतु समुद्रम सीप कनाल बनने से 434 समुद्री मील दूरी की कम होने की संभावना है। ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेतु समुद्रम सीप कैनाल प्रोजेक्ट किन किन बंदरगाहों के बीच में, तो आपको याद रखना है चेन्नई और तूतीकोरन के बीच में, ठीक है। जिससे कितनी दूरी कम होने की संभावना है, तो 434 समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना। अब हम बात करते कि कोची शिपयार्ड के बारे में। तो कोची शिपयार्ड की स्थापना हुई थी 1972 में। तो कोची शिपयार्ड की स्थापना कब हुई? 1972 में हुई थी, ये याद रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय वो कोची केरल में। तो याद रखेंगे कि कोची केरल में, कोची केरल में कोची शिपयार्ड का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी, याद रखना। देश का जहाज निर्माण और रिपेयरिंग में सबसे ज्यादा क्षमता वाला या सबसे बड़ा सेंटर है, ये याद रखेंगे। तो सबसे बड़ा शिपयार्ड जो विमान का रिपेयर करता है या बनाता है, तो उसमें पहले नंबर पर आता है आपका कोची शिपयार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय वो आपको याद रखना है कि कोच्चि में। और कोच्चि कहाँ पर है? केरल में आती है। और केरल में आती है तो ये कहाँ होगा? तो ये अरब सागर साइड होगा। ये चीज याद रखना। अब ये गलत लिखा हुआ है, ये दाहोद है। दाहेज के स्थान पर यह क्या है? दाहोद। ये गुजरात में आता है और देश का प्रथम बंदरगाह जो केमिकल वाला है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे केमिकल निपटान हेतु स्थापित किया गया है, तो इसे रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। तो आपको एक ही फैक्ट याद रखना है कि केमिकल बंदरगाह किसे कहते हैं, रसायन वाला बंदरगाह किसे कहते हैं। तो रसायन वाला जो बंदरगाह कहते हैं वो आपको याद रखना दाहोद गुजरात को, ठीक है। तो देखो क्या क्या फैक्ट है, वो सारे फैक्ट में रिपीट करा रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपसे पूछा जाएगा केमिकल बंदरगाह, तो केमिकल बंदरगाह दाहोद है, ठीक है। केमिकल बंदरगाह दाहोद है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नदी बंदरगाह कौन सा है, तो नदी बंदरगाह कोलकाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे गहरा बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल बंदरगाह कौन सा है, तो प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो वो भी विशाखापट्टनम है। अगर कृत्रिम बंदरगाह पूछता है तो कृत्रिम बंदरगाह जो आपका चेन्नई है। सबसे पुराना अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पुराना कौन सा है, तो आपका चेन्नई है। ये चीज आपको याद रखना, चेन्नई पुराना भी है और कृत्रिम भी है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। सेतु समुद्रम सीप कैनाल किन दो बंदरगाह के बीच में है? ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है चेन्नई और तूतीकोरन के बीच में। कोच्चि शिपयार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोच्चि केरल में है, ये याद रखना है, ठीक है। ये क्या करता है? तो रिपेयरिंग में और उसके बाद निर्माण में सबसे बड़ा शिपयार्ड है भारत का, ये याद रखना है। और अगर और आगे अपन बात करें, ये फैक्ट मैंने आपको बता ही दिए थे कि सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में, ये याद रखना है। ज्वारी बंदरगाह और कांडला बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह कहते हैं और ये ओपन ट्रेड वाला है, ये चीज याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ नेचुरल बंदरगाह मैंने आपको बता ही दिया था कि ये विशाखापट्टनम है। सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम है और डाल्फिन नोच चट्टान के पीछे है, ये चीज याद रखना है। अब जो 13 बड़े बंदरगाह है मैं उनको बता देता हूं, उनकी लोकेशन कहां पर है, देखते हैं आगे। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि पहला जो बंदरगाह है वो कोलकाता वाला है। तो कोलकाता आपको स्पष्ट है कि ये कैपिटल है पश्चिम बंगाल की। तो कोलकाता बंदरगाह जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? तो मैंने आपको बताया था कि एकमात्र नदी वाला बंदरगाह है। तो नदी बंदरगाह है, तो ये कौन सी नदी में है? तो ये हुगली नदी में। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आपका कोलकाता है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि हुगली के किनारे बसा हुआ है। फिर हम आते हैं मुंबई पे। तो मुंबई की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में आती है, और मुंबई महाराष्ट्र में आती है तो ये तो सबको ही पता है, और ये अरब सागर में, ठीक है। ये कहां पर है? अरब सागर में। अगर अपन बात करें इंडिया की, तो ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, तो इधर अगर कोई है तो वो अरब सागर में, ये याद रखेंगे। और अगर कोई बंदरगाह इधर है तो ये बंगाल की खाड़ी में, ये आपको याद रखना है। वो कहां होगा? बंगाल की खाड़ी में,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नीचे वाला इंडिया आपको अगर पता है तो ये इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, और इसको दोनों को मिला दो तो ये नीचे पूरा का पूरा हिंद महासागर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि कलकत्ता कहाँ है, तो कोलकाता की बात करें तो वो इधर है और हुगली नदी में है। उसके बाद में अगर बात करें मुंबई, तो मुंबई इधर साइड है, तो ये अरब सागर में। अब बात करते चेन्नई की, तो जो चेन्नई वाला जो बंदरगाह है, तो चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो ये तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु या नीचे नीचे आपको देखने को मिलेगा। अब तमिलनाडु में तो ये बंगाल की खाड़ी साइड है। अब कोच्चि की बात करें तो ये केरल में, तो केरल जो है वो इधर साइड है, तो ये अरब सागर साइड है। तो कोच्चि केरल में है, ये कहां पर है, तो अरब सागर में। बात करते हैं विशाखापट्टनम की, तो मैंने कहा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश राज्य आएगा और बंगाल की खाड़ी में ये रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी इधर है। याद रखो, मैंने बताया था ना विशाखा बड़ी नेचुरल बंदी है, और उसी से याद रखो मैंने उसकी नोच के बारे में बताया था, तो डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे, और उसके बाद मैंने कहा था कि सबसे गहरी भी है। अब बात करते हैं पारादीप की, तो पारादीप या पारादीप से याद रख सकते हो, तो मैंने कहा ये कहां पर है, तो उड़ीसा में और बंगाल की खाड़ी में आता है। ठीक है ना, तो याद रख सकते हैं। पारा याद नहीं रहे तो पार याद रख सकते हो कि उड़ीसा की अगर हम बात करें तो वहां पर जो सरकार है वो नवीन पटनायक की है, और वो पार उतर जाएगी शायद इस बार, तो पार से भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये याद रखना है। अब बात अगर हम बात करें तूतीकोरन की, तूतीकोरन कहां पर है, तो तूतीकोरन से याद रखेंगे ये तमिलनाडु है। इधर भी तारा है, इधर भी तारा है, उससे याद रख सकते हो कि तूतीकोरन कहां पर है, तमिलनाडु। मार्मा गोवा में तो नाम स्पष्ट है, तो गोवा से गोवा याद रखेंगे, और गोवा किधर है, अरब सागर साइड है। तो मार्मा गोवा जो बंदरगाह है वो कहां है, अरब सागर साइड है। कांडला की बात करें तो कांड मैंने गुजरात से याद रखाया था, तो ये याद रखेंगे, और गुजरात आपको अरब सागर को देखने को मिलेगा, तो ये याद रखेंगे। न्यू मंगलुरु की बात करें तो मंगलुरु कहां पर आता है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक के सीएम कौन है, तो सिद्धारामैया है, तो उसी से भी याद रख सकते हो अगर आपको सिद्धारामैया, डीके शिव कुमार इनको पहचानते कभी आप। नावा शावा की अगर हम बात करें तो नावा शावा जो महाराष्ट्र में, और इसका जो नया नाम है जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, तो नावा सावा का जो नाम है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। एन्नोर, ये एन्निर नहीं है, वो गलत लिखा हुआ है मेरे द्वारा, तो एन्नोर है वो कहां पर है, तमिलनाडु में। तो एन्नोर भी तमिलनाडु में और तूतीकोरन भी तमिलनाडु में। पोर्ट ब्लेयर की याद रखना है, पोर्ट ब्लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो याद रखेंगे कि अंडमान में बंगाल की खाड़ी में। आया समझ में, तो ये कहां पर है, अंडमान में। तो यूनियन टेरिटरी में बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर ही है, ये चीज याद रखना। तो ये थे अपने 13 बड़े बड़े बंदरगाह, और छोटे मोटे तो बहुत सारे बंदरगाह, तो मैंने सारे बंदरगाह के फैक्ट बता दिए। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और एक आध बार रिपीट कर लेना अगर आपको कम समझ में आया हो तो। वैसे मैंने रिपीट करा दिया आप लोगों को। देखो कुछ फैक्ट है बंदरगाह के, वो आपको याद रखना। अगर पूछेगा कि सबसे गहरा बंदरगाह, तो आपको बताना है विशाखापट्टनम। सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई। अगर पूछेगा आर्टिफिशियल तो आपका चेन्नई। अगर पूछेगा प्राकृतिक तो विशाखापट्टनम। ठीक है, अगर पूछेगा ज्वारी बंदरगाह तो कांडला। ज्वारी बंदरगाह पूछेगा तो कहां पर आएगा, कांडला आएगा, ये याद रखना। केमिकल वाला बंदरगाह या रासायनिक बंदरगाह तो आपका दाहोद गुजरात में। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है, तो आपको याद रखना कि आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में उसका नाम है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। और पहला नेशनल वाटर वे कौन सा है, तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, ये चीज याद रखना है। और कब शुरू किया गया था, तो 22 अक्टूबर 1986 को शुरू किया गया था। और उसके बाद में अगर अपन बात करें कि प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो मैंने कहा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1987 को की गई थी। ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी के वीडियो में अपन पढ़ेंगे बाद में। धन्यवाद।